हेलो बच्चों, तो हम लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स देख चुके हैं। इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, और इनके क्या फॉर्मूले, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एज लिस्टेड 5 फैक्टर्स आर देयर। पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्ट कैसा है, तो मैं यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूँ समझ लो, एक तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों की बात तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके अलावा मैं एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये सॉल्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं कि उससे कितने आयन्स निकल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उससे कितने आयन्स निकल रहे हैं। अगर 2 आयन निकल रहे तो हम उसे बाइनरी कहते हैं, 3 आयन निकल रहे तो हम उसे टर्नरी कहते हैं, और 4 निकले तो क्वार्टरनरी, 5 निकले तो पेंटेनरी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, NaCl, AMgCl2 या AlCl3 या Al2SO4 होल थ्राइस, इन चारों की बात करूं तो अगर मैं एक एक मोल डालता हूं इन सब का, ठीक, तो पहले वाले में एक मोल डालने पे 2 आयन निकले, ठीक है। दूसरे वाले में 3 निकले, 4, फिर चौथे वाले में 4 और 5 वाले में 5, है ना। तो अगर डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ आयन्स, या ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो तुम देखोगे कि इनमें नंबर ऑफ आयन्स विल बी डिफरेंट, है ना, पर मोल, ठीक। तो इस वजह से जो सोल्यूशन के अंदर इनका नंबर होगा वो ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक। तो इस वजह से कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या जो भी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आयन्स दे आर फर्निशिंग, इससे फर्क पड़ रहा है। सेकेंड चीज इज साइज, चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द आयन्स। भाई देखो, पहले क्या होगा, हमने इसे डिसॉल्व किया और ये आयन्स में टूट गया, आयन्स में टूटा। अब आयन्स कैसे निकले, अगर छोटा आयन निकलेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा फास्ट मूव कर पाएगा, ठीक। अगर बहुत बड़ा होगा तो आसानी से मूव करेगा। मोटे लोग ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते ना, और पतले लोग या छोटे लोग जो होते हैं बहुत तेज़ से भाग पाते हैं। तो ये समझो कि साइज़ जो है, अगर छोटा होगा तो ज़्यादा ईजिली मूव कर पाएगा, और जितना ईजिली मूव कर पाएगा उतने अच्छी उसकी कंडक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। सेम वे चार्ज और सॉल्वेशन, चार्ज ज़्यादा होगा। मैं अभी वैसे इनफैक्ट कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से लिख लो, नॉट कंडक्टिविटी, इसको लिख लो कंडक्टेंस, ठीक है। ठीक है। चार्ज, भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन बाय दी, या यूँ कह लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, चार्ज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा आसानी से मूव कर पाएगा। सॉल्वेशन की बात करो, जैसे देखो छोटा आयन होता है उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, तो छोटा आयन में सॉल्वेशन ज़्यादा होगा तो वो धीमे धीमे करके बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा तो मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा सॉल्वेशन होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइज अगर ज़्यादा हुआ तो साइज इंक्रीजेस, मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज। चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। सॉल्वेशन अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, ठीक है जी। ओके, नाउ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तुम्हें पता है कि भाई जितना गाढ़ा होना मतलब विस्कस होना, ठीक है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें मूव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर एक ओपन रोड है तो उसमें तुम अपनी बाइक या स्कूटी या इनफैक्ट साइकिल भी बहुत तेज़ी से भगा सकते हो, लेकिन अगर मान लो एक ट्रैफिक लगा हुआ है तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, हालांकि मूव तो डेफिनेटली कर ही पाओगे। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होगी वो डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इंक्रीज करने से ये इंक्रीज करता है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए इसको सेपरेटली अलग से डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक। तो ये 5 पॉइंट लिख लेना और ये सब चीज़ें इसमें साथ में लिख लेना। अब हेडिंग डालो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी एंड
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ कैसे इसका वेरिएशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो डाइल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने की बात कर रहा हूँ। इन एनी केस आई एम वेरिंग दी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन से हम क्या क्या जान सकते हैं। अगर डाइल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली डिक्रीज करेगी। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। तुम बोलोगे सर ये क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी तो डाइल्यूशन तो इंक्रीज करेगा ही, या वाइस वर्सा कह सकते हो, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई पहले क्या था, जैसे 1 लीटर में 100 आयन थे, ठीक है, अब डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसी 1 लीटर में अब उस 100 से कम आयन्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ आयन्स इन नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सिंपल है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कर गए पर यूनिट वॉल्यूम तो जो आयन्स है, आयन्स की या यूँ कह लो कि उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए हैं तो मास भी घट गया होगा, तो उससे हम कहेंगे डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब डेंसिटी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब आयन्स आर फर्दर अपार्ट, पहले से ज़्यादा दूर हैं, तो डेंसिटी आयन्स आर फार्दर अपार्ट, ठीक है जी। तो अगर आयन्स फार्दर अपार्ट हैं, ये इसलिए लिख लेते हैं आयन्स आर फार्दर अपार्ट, ठीक है जी, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहेंगे, फार्दर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर दूर दूर रहे, इससे क्या होगा, दूर दूर रहने से देखो सी जो अट्रैक्टिव फोर्स है आयन्स के बीच में वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है Q1 Q2 मतलब दोनों के चार्ज पे और R² पे इन्वर्सली, इस पे ये डिपेंड करता है। तो चार्ज तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नो चेंज, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स डिक्रीजेस। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे निकाल दी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहला क्या है, कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगी, तो सबसे पहले लिखो कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, लिखो इसे, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस, ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इंक्रीज तो कर रहा है और मैं बोल चुका हूं कि नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, पहले बात कर लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, मतलब इन्हीं की तो बात करनी है, दो ही टाइप के तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, लेकिन जो इन दोनों के लिए रीजन होगा वो डिफरेंट होगा, इंक्रीज दोनों में करेगा लेकिन रीजन डिफरेंट होगा। तो लिखो कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर बोथ strong and weak electrolytes but the reason for both are different। कैसे, देखो भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 1 हो गया। तो अगर मान लो मैं पानी डालता हूँ या और सॉल्वेंट डाला तो नंबर ऑफ आयन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन द सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। तो फिर कैसे चेंज हो रहा है, तो यूँ समझो कि जो आयन्स होते हैं अब फार्दर अपार्ट हैं, अब फार्दर अपार्ट होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे उनको जो रेजिस्टेंस मिल रही थी एक दूसरे की वजह से, है एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से, वो कम हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया तो वो रेजिस्टेंस कम हो गई, और रेजिस्टेंस कम हो गई तो कंडक्टेंस बढ़ गई। तो लिखो विद डाइल्यूशन cations and anions move farther apart, cations and anions move farther apart
and the attraction between them decreases, and the attraction between them decreases. Hence they are able to move more freely. ठीक है, ठीक. Because of this the conductance increases. और ब्रैकेट में लिख लेना, there is no change in degree of dissociation. ठीक है जी. अब बात करते हैं साथ में कि इसको लिखना कैसे है. लिखते हैं तो क्या भाई, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो m और n डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो m और n डिक्रीज किया तो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस विल इंक्रीज. तो अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, सॉरी ये डिक्रीज कर जाएगा. ईज हर एक का लाइक दिस मीन्स ease of movement increases and then conductance increases. You can just write it like this. ठीक है, शॉर्ट हैंड में. Now let's talk about weak electrolyte. weak electrolyte में क्या होता है भाई? weak electrolyte में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1. तो weak electrolyte में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1. तो इस केस में क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ, अगर अल्फ़ा कम है तो क्या होगा, जब हम, और ये तुमने पहले भी देखा है कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है. तो विद डाइल्यूशन, ठीक है, विद डाइल्यूशन अगर V इंक्रीज कर रहा है, M और N डिक्रीज कर रहा है, तो इसके साथ में क्या होगा, अल्फ़ा विल इंक्रीज. ठीक है, अल्फ़ा इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस और इन द सोल्यूशन वो इंक्रीज कर जाएंगे. नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इंक्रीज करके, तो नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन ये इंक्रीज कर गया. अगर ये इंक्रीज करेगा तो टोटल जो उनकी कंडक्टिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब कंडक्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है जी. चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो. लिखो, द अल्फा इज लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, दिस या अल्फा इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन एंड हेंस द नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इंक्रीजेस. नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इंक्रीजेस, hence conductance increases. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी नाउ. तो कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी इज द टोटल कंडक्टिंग पावर या कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, 1 ml ऑफ द सोल्यूशन. कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी अगर देखें तो ये डिक्रीज करती है. कैसे भाई? देखो, मैंने अभी क्या कहा, कंडक्टिविटी इज द टोटल कंडक्टिंग पावर या टोटल कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन. तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की हम बात करें, ठीक है, तो ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे कहा गया नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहा है, घट रहा है ना डाइल्यूशन के साथ. तो पहले इसमें आयंस ज़्यादा थे इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर क्या हुआ, विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज्ड. अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है तो कंडक्टेंस भी तो डिक्रीज कर जाएगी ना. तो ठीक है, लिखो इसमें कंडक्टिविटी इज द टोटल कंडक्टेंस. Conductivity is the total conductance of all the ions present in 1 centimeter cube of the solution.
ठीक है, उसमें लिखो सिंस नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, since number of ions per unit volume decreases, so does the number of ion per centimeter cube, so does the number of ion per centimeter cube। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर गए तो पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी तो घट ही जाएंगे ना। ठीक है, सिंस देयरफॉर लिखो, सिंस क्यों लिखना है, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसको लिखने का तरीका अगर होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा विद डाइल्यूशन। ठीक है, ऐसे कर, या इस तरीके से मत लिखो यार, ये होता है और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज लैम्डा एम, और देखो लैम्डा एम का जो वेरिएशन होगा वही लैम्डा ई का वेरिएशन भी होगा, तो हम किसी भी एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा एम को डिस्कस कर रहे हैं, लैम्डा एम और ये कैपिटल लैम्डा। एक चीज़ ये ध्यान रखना भाई, मैं जब यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो दिस इज कैपिटल लैम्डा, और अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो दिस इज स्मॉल लैम्डा, ये ध्यान रखना। तो जहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये हमने भी गलत लिखा है यहाँ पे, ये है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट इज दिस। तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं किस तरीके से वेरी करता है। नाउ वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज 1000 इंटू कापा अपॉन एम। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन एन हो जाएगी, और क्या होगा। तो कापा जो है विद डाइल्यूशन क्या कर रहा है, अभी तो देखा हमने, कापा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी भी साथ साथ डिक्रीज कर रही है। क्लियर होगी बात। तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कापा, जो कि डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो दिस ऑल्सो शुड डिक्रीज, है ना। अच्छा, लैम्डा एम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मोलैरिटी, अगर ये डिक्रीज कर रही है तो दिस शुड इंक्रीज, है ना भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। तो तुम देखो ये दोनों तो डिक्रीज कर रहे हैं, इतना तो क्लियर है अपने को, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है इस पर, ये अपोजिंग इफेक्ट है, एक घटा रहा है और एक बढ़ा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि घटा रहा है बढ़ा रहा है तो हम नहीं जान सकते बाय द लुक ऑफ इट कि हाँ भाई कौन सा वाला ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कापा इज मोर डोमिनेटिंग दैन एम, तो विद डाइल्यूशन लैम्डा एम शुड डिक्रीज। अगर ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा तो विद डाइल्यूशन लैम्डा एम शुड इंक्रीज। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली लिखना है इसको। पहले तो ये लिख लो, पहले ये लिखो, इसमें लिखो विद डाइल्यूशन एम डिक्रीजेस एंड conductivity also decreases, with dilution m decreases and conductivity also decreases। ठीक है, since one factor is decreasing the value of lambda m and another factor is increasing its value therefore we cannot determine the effect of these two factors theoretically, मतलब ऐसे देख के नहीं बता सकते, theoretically। so it can only be determined experimentally। ठीक है, और फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ से लिखो इनफैक्ट कि एक्सपेरिमेंटली m या मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन हैज़ या इज़ अ मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, हेंस इट डोमिनेट्स एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों में ये क्या है, मोर
डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा m इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई अगर लैम्डा m इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा m किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m and lambda e, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m या वेरिएशन ऑफ लैम्डा m, नहीं इनफैक्ट डिटर्मिनेशन लिख लेते क्योंकि हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा e, ठीक है, विद डाइल्यूशन। तो किस तरीके से हम इसको डिटर्मिन करते हैं, तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको देखो, ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे लैम्डा m और c के अंडर रूट के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटली डन है, ऐसा कोई इसका मतलब पहले किसी ने कुछ सोचा और फिर ये ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ग्राफ बनाया फिर उसके बाद तुम्हारी इसकी इक्वेशन आई, ठीक है। तो द ग्राफ इज समवट लाइक दिस। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक। तो इसको इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आती है वो आती है ये लैम्डा m इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट सी, ये रिएक्शन आती है। इस तरीके से हम रिएक्शन कह रहे हो, सॉरी, ये इक्वेशन होगी। इस लाइन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो लाइन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होगी ये, भाई लैम्डा m क्या है, y है ना, y एक्सिस पे है, ये y हो गया, अंडर रूट सी किस पे है, x एक्सिस पे, इससे मल्टीप्लाइड जो है वो m है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ठीक है। a क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस, है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही तो आ गई इक्वेशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, एक एक करके चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ तो ये देखनी है इसमें कि देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर इंक्रीज कर रही है या सी अंडर रूट ऑफ सी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अगर अंडर रूट ऑफ सी इधर डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज कर रही है, इतना क्लियर है, गुड। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो इसका वेरिएशन क्या है, लैम्डा m का, ये धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे इस ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से ये पता चल गया, गुड। अब क्योंकि हमें ये जानना है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लो इसने इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा m इन्फिनिटी। मतलब इसको इस तरीके से देखो, कॉन्सेंट्रेशन कम होते 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 ऑलमोस्ट ज़ीरो हो रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट c इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो एज c इज टेंडिंग टू ज़ीरो द सोल्यूशन इज बिकमिंग इन्फिनिटली डाइल्यूट। तो इन्फिनिटली डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है, नाम सुना है ना इन्फिनिटली डाइल्यूट, और नहीं भी सुना तो आज सुन लिया। इन्फिनिटली डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो आ रही है तो ये लैम्डा जो m जो है मोलर कंडक्टिविटी, इट इज अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज अटेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू। वी कॉल दिस मैक्सिमम वैल्यू एज लैम्डा m इन्फिनिटी, लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो एज c अप्रोचेज ज़ीरो, लैम्डा अप्रोचेज अ हाईएस्ट वैल्यू विच इज लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब तुम देख सकते हो कि ये y एक्सिस है और ये इसका इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें एक्चुअली में तो लैम्डा ये a इज इक्वल टू लैम्डा m हो गया, लैम्डा m इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। y तो वही है, a इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम कहते हैं दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। एक माइनस b करके हमने एक या यूँ कह लो कि इसका जो नेगेटिव स्लोप है उसे कैलकुलेट किया, उस वैल्यू को हमने नेगेटिव b से डाल दिया। तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, रियल जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, ये रियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेबाय हक्कल
ऑन सेजर होता है या ऑन सागर होता है, जो तुम्हें बोलना हो तुम बोलो, मैं तो ऑन सागर बोलता हूँ, ठीक है, मुझे इस तरीके से याद रहता है, तुम्हें जगह, ठीक है। DHO भी लिख सकते हो उसको, DHO, ठीक है, ये DHO इक्वेशन है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो, और इसके बेसिस पे यू कैन कम टू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी, इस इक्वेशन के बेसिस पे। तो लिख लो इसमें, ठीक है, इसमें लिखो, for strong electrolytes, the graph between lambda m and under root c is as shown, lambda m increases with decreasing concentration or increasing dilution, ठीक है, मतलब लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट इट, लाइक, और देखते हैं इसमें कि दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, ये वाली, विच इज़ नोन एज डिबाय-हकल-ऑनसेजर इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये जो है, इससे तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर ये लैम्डा एम बनाया है इसका ग्राफ, तो हम हमेशा लैम्डा एम इन्फिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन एक आइडिया हमें हमेशा लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट इज तुम्हारा नेगेटिव, या इनफैक्ट एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो हमने बनाया है, इसमें एक एक करके लिख लेते हैं यार, ये तो हमने चीज़ लिखी नहीं। लैम्डा एम क्या है यहाँ पे? लैम्डा एम इज़ मोलर कंडक्टिविटी, ये ध्यान रखना है क्या है मोलर कंडक्टिविटी। तुम बोलोगे सर ये तो है ही, लेकिन ये इन गिवन या एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है यहाँ पर? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब जस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब इट इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो, इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट ये मोलारिटी होगी इस केस में, ठीक है। यही चीज़ तुम इक्विवेलेंट के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रहेंगी। अच्छा, अब बचा क्या? बी। जहाँ पे जो बी है ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, लिखना कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट, ठीक है जी। और इट टेक्स इनटू अकाउंट, किस चीज़ को अकाउंट में लेता है? इट टेक्स इनटू अकाउंट विस्कोसिटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, DC, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ तो लिया होगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, ये जो हमने ये जो ग्राफ बनाया था, दिस वाज फॉर KCl, ठीक है। अगर मान लो मैं HCl का ग्राफ बनाता हूँ, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो या तो इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो कहाँ आना चाहिए? इसके ऊपर आता है। पैरेलल होगा या नहीं इट डजंट मैटर, लेकिन इससे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो Cl तो दोनों सेम है, उनकी जो क्या कहते हैं कंडक्टेंस होगी या कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होगी दोनों केसेस में। लेकिन H+ क्या है? छोटा आयन है, तो उसकी ये लैम्डा जो होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, वो हायर होनी चाहिए। सिंपल है ना, वो ज़्यादा आसानी से मूव कर पाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक चीज़ हो गई। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हें याद होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने क्या बताया था? दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या बताया था मैंने तुम्हें एक बारी, कि उसका जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होता है, अभी भी बताया। और उसका अल्फा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन पे। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कैसे। देखो भाई, अगर मान लो ये एक वीक एसिड है, या वीक, यूँ समझ लो C और A, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसमें टूट रहा है
और इसमें टूट रहा है, ठीक है, n माइनस एन एन प्लस, ठीक है। तो n अगर ये 1 है तो ये भी 1 -1 होगा, ये 2 है तो ये -2 होगा। क्लियर होगी बात। अगर मान लो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में C ली है, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक। अच्छा, थोड़ी देर बाद मान लो इसका अल्फ़ा के बेसिस पे टूट गया, 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा C अल्फ़ा, यहाँ पे C अल्फ़ा। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने Ka कैसे कैलकुलेट करवाया था, Ka = C अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ जाता है। तो अगर ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है, इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, तो क्या होगा, Ka लाइक अप्रॉक्सीमेटली Ka विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू √ Ka अपॉन C, ठीक है, Ka अपॉन C। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√C। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि दैट अल्फ़ा डिपेंड्स इन्वर्सली टू कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अल्फ़ा शुड इंक्रीज, है ना, अल्फ़ा को इंक्रीज करना चाहिए। अभी मैंने पहले ही बताया था, अल्फ़ा इंक्रीज करना चाहिए, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो अल्फ़ा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से प्रूव होता है अगर अल्फ़ा इंक्रीज हो रहा है तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, और अगर नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन आर इंक्रीजिंग दैट मीन्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी शुड इंक्रीज, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा, ठीक है जी, अल्फ़ा को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं, और दैट इज डिपेंडेंट ऑन 1/√C। दिस इज व्हाट वी गेट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√C, और लैम्डा m इज इक्वल टू K अपॉन, या ठीक है, इस तरीके से। तो लैम्डा m और C जो है वो, ये याद आया कुछ, x इंटू वाई इक्वल्स टू C या कांस्टेंट A। इसका ग्राफ कैसा होता है भाई, इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कई बार मैं करा चुका हूँ आई थिंक तुमको अभी तक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, बस सिंपल सी याद रखो कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उस वजह से क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वजह से यू कैन सी कि जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो लैम्डा m इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये खासियत होती है कि एक अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, और अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि C डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो दोनों के दोनों केसेस में अगर हम देखें तो विद डाइल्यूशन लैम्डा m एंड लैम्डा दिस इक्विवेलेंट लैम्डा EQ, ये दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं विद डाइल्यूशन, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक। अच्छा, अगर ये प्रूव हुआ, अब हमें जानना है कि इसके लिए लैम्डा m इन्फिनिटी क्या होगा। तो लैम्डा m इन्फिनिटी इस ग्राफ से तो हम देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ आगे काइंड ऑफ एक लॉ है उसको यूज़ करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम एक चीज़ लिख लो, 2-3 चीज़ें इसमें लिख लो, ठीक है। एज वी कैन सी लैम्डा m इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, एज वी कैन सी लैम्डा m इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा which is inversely proportional to under root of concentration, that means lambda m is inversely proportional to concentration, ठीक है। hence the graph between lambda m and under root C will be a rectangular hyperbola, and with decreasing the graph between lambda m and under root C will be a rectangular hyperbola, and the lambda m will increase with decrease in concentration। जैसे जैसे concentration decrease करेगी ये increase करेगा। ये क्लियर हो गया जी, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें लिखो the maximum concentration या concentration in the molar conductivity at infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution cannot be, the molar conductivity at infinite dilution cannot be determined from the graph. For this we use another
लॉ या अनदर प्रिंसिपल कॉल्ड कोहलरॉश, ठीक है। अनदर वन इज कोहलरॉश, ये लिखो कोहलरॉश लॉ, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कोहलरॉश लॉ। अच्छा, कोहलरॉश लॉ पे जाने से पहले आई वॉन्ट टू डिफाइन दिस, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये क्या है? हमने भी बोला जो किसी भी सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, है ना, यही तो बोला, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इज लैम्डा एम इन्फिनिटी। इसी चीज़ को हम एक थोड़े दूसरे वर्डिंग्स में लिख लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यूँ समझ लो कि ये भाई इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि इन्फिनिटली इंक्रीज कर जाएगा। एक पॉइंट पे आके उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हिट कर जाएगी, तो वो लिमिट बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसमें लिखो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, मतलब ये तो तुमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डालो, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। देखो लैम्डा it is represented by lambda m infinity, it is represented by lambda m infinity, ठीक है। lambda m infinity के लिए किससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। this is the maximum molar conductivity, this is the maximum molar conductivity that any solution can have at infinite dilution, ठीक है। और तीसरी चीज़ लिखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कुछ बुक्स में तुम्हें इस तरीके से भी दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे इन्फिनिट मतलब डाइल्यूशन को डिपिक्ट कर रहा है ये इन्फिनिटी, और ये डिपिक्ट किसको कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को। भाई जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो डाइल्यूशन क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, सेम ही है बात। लेकिन कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। इन्फिनिट डाइल्यूशन, क्लियर होगी ये बात, ठीक है। सेम चीज़ तुमको लिखनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, लैम्डा इक्विवेलेंट। मैंने क्या बताया था, जैसे इसका वेरिएशन होगा वैसे ही तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का होगा। तो मैं मतलब तुम्हें एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसको बनाओ, नीचे चाहे एक लाइन लिख लेना, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि लिखना चाहिए तो तुम उसको भी लिख लेना। लैम्डा इक्विवेलेंट जो है, लैम्डा इक्विवेलेंट का जो वेरिएशन होगा वो भी ऐसा ही होगा, और लैम्डा इक्विवेलेंट की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी और लैम्डा ज़ीरो इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दोनों सेम तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जो m के लिए है वही इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा। गॉट इट। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोहलरॉश लॉ। कोहलरॉश लॉ क्या होता है? कोहलरॉश लॉ इज़ यूँ समझो कि आयंस अगर हैं, ठीक है, और चलो पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या करी कि हम यहाँ पर डिटर्मिन ये कोहलरॉश लॉ यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, टू डिटर्मिन लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है, टू डिटर्मिन लैम्डा एम इन्फिनिटी। और लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, दैट द सोल्यूशन इज ऑलरेडी इन्फिनिटली डाइल्यूट, है ना। तो इसका मतलब कोहलरॉश लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से सोल्यूशन के लिए, जो इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन है, और कैलकुलेट किसको करता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी को। तो लिखो कोहलरॉश लॉ इज यूज्ड, या कोहलरॉश लॉ इज यूज्ड फॉर only infinitely dilute solutions, ठीक है, and is used to calculate lambda m infinity, और ब्रैकेट में लिख लेना, और lambda equivalent infinity, ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करने काम आएगा, ठीक, पहली चीज़। दूसरा चीज़ इसमें लिखो कि एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसके साथ में लिख लो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन
at infinite dilution, the attraction between the cations and the anions, the attraction between the cations and the anions, ठीक है, will be negligible, hence lambda m infinity will be the maximum value of lambda m, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ में एक और चीज़ लिखो, क्योंकि अभी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़ीरो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं, तो द आयंस हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो मूवमेंट होगा वो भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा। गॉट इट? तो हम ये लिख सकते हैं कि एट इन्फिनिट डाइल्यूशन द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, इज, या नेग्लिजिबल लिख लो, इज नेग्लिजिबल। hence we can say that the ions are independent of each other and the movement or migration is of independent ions। क्योंकि ions independent हैं तो जो movement होगा हम क्या कहेंगे, movement of independent ions, ठीक है। तो क्या कोलर्स लॉ फॉर माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लिखो, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब समझ गए ना, दे आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। लिखो अब, the conductivity of the ions will be the conductivity, ये तो लिख ही चुके हैं, चलो ठीक है, conductivity सम, हाँ ठीक है। एक चीज़ और लिख लो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ Ca, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे को तोड़ूंगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, तो इट विल बी सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यही एक्चुअली में लॉ भी है, ठीक। तो इसको कैसे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले तो लिखो कि लैम्डा कैपिटल एम है, कैपिटल लैम्डा है ना, तो दिस विल रिप्रेजेंट द लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी ए। किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा होता है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो हम कैपिटल लैम्डा से बताते हैं, और जो आयंस की होती है उसे स्मॉल लैम्डा से बताते हैं। तो लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ कि तुम इसको लिख लोगे। ये जो कैपिटल वाला होता है ये सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ होता है, ये जो होता है ये आयंस के लिए यूज़ होता है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर ये लिखवा दूंगा। लिखो इसमें, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन all electrolytes are 100% dissociated and the ions are completely independent of each other, ठीक है। so lambda m और lambda eq इन्फिनिटी है ना, लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ लिक्विड इक्विवेलेंट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यूँ समझ लो, जो ये कहना चाह रहा है वो ये है कि या तो ये ट्रू है, अगर ये हम लिख रहे हैं तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लाइक लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात, इसको मैं लिमिटिंग बार बार नहीं बोलूँगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी LMC हो गया और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी LEC हो गया। तो इसका LMC जो है वो इस तरीके से आएगा, और इसी का जो LEC है वो
इस तरीके से आएगा, ठीक है जी, ये आएगा, गॉट इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा ये दिस कोलराउश लॉ हो गया, ठीक, गॉट इट। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। और यहाँ पर ये तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये दोनों के दोनों लैम्डा m इन्फिनिटी, ये क्या है भाई, ये है मोलर LMC ऑफ Ca, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या होगा, LEC ऑफ Ca, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ लिखना चलूँ तो ये सब के लिए लिख लेना यार, मैं अभी सिर्फ m के लिए लिख रहा हूँ, Cn प्लस, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, LMC ऑफ Cn प्लस, ठीक है। इस तरीके से इन 6 के 6 के बारे में यहाँ पे लिख लेना, खुद से लिख लेना, ये 3 मैंने लिख लिए, बाकी 3 लिख लेना, गॉट इट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। क्यों होता, देखो ये बहुत सिंपल सा लॉ है, लेकिन एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो उसने वैल्यूज़ किसकी दी हैं और वो वैल्यूज़ किसकी पूछ रहा है। मान लो वो बोलता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है तुमको, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है तुमको इस सॉल्ट की या इस इलेक्ट्रोलाइट की, और वो देता है मोलर कंडक्टिविटी, तो इन दोनों का सम तो इसके इक्वल होगा ना, इसके इक्वल थोड़ी ना होगा, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यूज दी गई हैं और पूछी कौन सी वैल्यू की गई है, ठीक है। तो लिखो, इन जनरल it is LMC that is given, it is LMC that is given in the question, it is LMC that is given in the question, ठीक है। and the question might ask LMC or LEC, so to use this law we need to know the relationship between lambda m infinity या LMC एंड LEC, ठीक है, चाहे वो आयन का हो चाहे वो सॉल्ट का हो, ठीक है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं क्या है सीन। ठीक है, क्या सीन है, देखो सबसे पहले हम ऑलरेडी जानते हैं कि लैम्डा m इन्फिनिटी अपॉन लैम्डा m अपॉन या लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, ठीक है जी, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि n फैक्टर क्या है इन सब के लिए। यहाँ पे 2 टाइप के एंटिटीज़ हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, और दूसरा क्या है, आयन है ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट की ले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आयन, ठीक है। अगर मैं n फैक्टर की बात करूँ, n फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन दी सॉल्ट। भाई होता तो न्यूट्रल है, लेकिन टोटल मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और वही इसका नेगेटिव चार्ज भी होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे NaCl की बात करो तो Na प्लस मतलब उस पर +1 चार्ज है और Cl माइनस -1 चार्ज है, तो 1 इज दी n फैक्टर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, n प्लस, तो इसका n फैक्टर n हो गया, इसका n फैक्टर भी n हो गया, ठीक है। सो नॉट दिस, इसका n फैक्टर, क्योंकि हम सॉल्ट की बात करें ना, तो इसके ऊपर n प्लस है, इसके ऊपर n माइनस है, तो ये n इज दी, ठीक है, ओके। n फैक्टर फॉर आयन क्या होता है, n फैक्टर फॉर आयन इज चार्ज ऑन द आयन, ठीक है। तो n फैक्टर जो है सॉल्ट का ये हो गया, n फैक्टर इसका हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो हमेशा, इस केस में क्या है, सेम आ रहा है, लेकिन अगर ये
ये तो क्या था, बाइनरी था ना। अगर बाइनरी के अलावा होता, टर्नरी होता, तो ये केस नहीं आता। जैसे MgCl2 की अगर हम बात करें, MgCl2, ठीक है, MgCl2 में अगर सॉल्ट की बात करूँ तो इसका एन फैक्टर तो 2 है, क्योंकि इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है इंटू 2, तो -2 हो गया ना। टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो क्या आएगा, Mg2+ आएगा और यहाँ पे 2Cl- आएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। देखो इसके चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। इसके ऊपर क्या है, -1 है ना, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट का जो एन फैक्टर हो वही आयंस का भी एन फैक्टर हो, पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, ठीक, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, एन फैक्टर ये होगा। गॉट इट? चलो जी, अब आगे बात करते हैं। इसको लिख लिया तुमने, और इसमें एक लाइन लिख लेना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, ये जो मैंने यहाँ बताया था, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एन फैक्टर ऑफ द आयन। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। अच्छा जी, यहाँ पर हम ये चीज़ लिख चुके हैं। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, लेट्स सी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी। इसको देख, इसके केस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी। देखो भाई, अगर मैं C1 ले रहा हूँ, ये चीज़ तो तुमने जान ली ना अब। अच्छा, इसका एन फैक्टर ये है, n है, n है, ठीक है। तो अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइडेड बाय n कर दूँ, तो क्या होगा, λmc। अच्छा एक चीज़ और थी, जब मैंने λm इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्वलेंट लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ये भी ट्रू होगा, तो वो ट्रू है तो ये भी ट्रू है। अब ये ट्रू है तो इसमें देखो, लैम्डा इन्फिनिटी को मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, लैम्डा m इन्फिनिटी c प्लस अपॉन n प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी a n माइनस अपॉन n। तो देखो ये इसका एन फैक्टर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, वो कंडक्टिविटी होगी। यहाँ देखो, इसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई इन्फिनिट। तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा है, इन्फिनिटी ऑफ MCA, सॉरी m नहीं, इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इसको लिख सकता हूँ क्योंकि आयन की भी वही है, क्या आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट CN+, ये n लिखना भूल गया मैं यहाँ। ठीक है, CN+। ये भी सेम, क्योंकि इसका भी n फैक्टर n था, n फैक्टर को से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट आ जाता है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी AN-। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि पहली वाली इक्वेशन को जस्ट मैंने n से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि उसने दिया क्या है। अगर उसने ये दिया है और ये पूछा है तो इनको क्या करना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, तब तो इनको ऐड कर दो, हो जाएगा। ठीक है, वाले फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये वाला अगर तुम्हें पूछा है और ये दिया है तो इनको एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले को, ये तो हमने फॉर्मूले लिख लिए, इन्हीं फॉर्मूले को हम आगे इस तरीके से लिख लेते हैं कि अगर मान लो ये पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस, तो तुम क्या लिखोगे, लैम्डा इन्फिनिटी MCA विल बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट। तो ये जो पहला केस है ना, ये किसका है, बाइनरी सॉल्ट का। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट प्लस n इंटू लैम्डा इनइक्वालिटी ऑफ AN-। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और अगर उसने ये पूछ लिया इन टर्म्स ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ CA विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CN+ और लैम्डा 1/n लैम्डा m C नहीं AN-।
तो तुम कहोगे सर 4 फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो? मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ ये फॉर्मूला है, या तुम चाहो एट मैक्स तो 2 फॉर्मूले हैं। ये जो है ये क्या है कि तुम्हें चाहे तो तुम इस फॉर्मूले को याद कर लो, चाहे क्या करो इसको पहले कन्वर्ट कर लो और फिर यूज़ कर लो, या इसको कन्वर्ट कर लो फिर यूज़ कर लो। ठीक, इतना है बस। ये ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है और उसने दिया क्या है। ठीक, अगर उसने मोलर पूछा है और मोलर ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यूज़ करो। इक्विवेलेंट दिया है और इक्विवेलेंट पूछा है तो भी ये यूज़ कर लो। लेकिन अगर इक्विवेलेंट दिया है, मोलर पूछा है, या मोलर दिया इक्विवेलेंट पूछा है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें इस तरीके से करने पड़ेंगे। आज भी क्लियर? ठीक है जी। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और पता कैसे चलता है? पता चलता है ऐसे कि अगर लैम्डा, मान लो उसने लैम्डा इन्फिनिटी दिया हुआ है, उसने बताया नहीं कि ये एम है या ई क्यू है, ठीक है, सी ए मान लो ऐसे करके दिया है उसने, तो उसने बताया नहीं कि लैम्डा या ई क्यू है, जो भी मतलब क्या है एम है या ई क्यू है, तो तुम क्या करोगे, इसकी यूनिट देखोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिनट, साइमन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसकी हुई? अगर ऐसा दिया है तो मतलब ये लैम्डा एम इन्फिनिटी है, और अगर ये दिया हो तो मतलब क्या है? इक्विवेलेंट है, लैम्डा इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? तुम्हारी यूनिट से तुम्हें पता चल जाएगा। गॉट इट? ओके। नाउ मान लो यही चीज़ मैं करता हूँ एक दूसरे सॉल्ट के लिए, जिसका यहाँ पर न्यू प्लस है और इस ये न्यू माइनस है, मतलब कटायंस जो हैं उसका नंबर ऑफ कटायंस इज न्यू प्लस और नंबर ऑफ अनायंस इज न्यू माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको न्यू प्लस और इसको क्या लिख लेंगे, न्यू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुम देखोगे कि ये n1 जो है, n प्लस और n माइनस है, ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका अगर मैं n फैक्टर लिखना चाहूँ तो इसका n फैक्टर मैं कैसे लिखूँगा? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इतने, और एक आयन पे चार्ज कितना है, इतना, तो इसका जो n फैक्टर होगा वो आएगा न्यू n प्लस, सॉरी न्यू n प्लस नहीं, न्यू प्लस इंटू n प्लस। ठीक है, या इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है ना, n फैक्टर इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, न्यू माइनस n माइनस। ठीक, इसका n फैक्टर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसका n फैक्टर n प्लस है और इसका n फैक्टर n माइनस है। यहाँ पे जो n ये प्लस माइनस है ना, ये साइन को नहीं बता रहे हैं, इस जस्ट दैट कि ये मैं दो अलग अलग उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये +2 हो सकता है, ये -3 हो सकता है, तो तुम इसको 2 लिखोगे, इसको -3, इसको 3 लिखोगे, सॉरी नॉट -3। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? इनफैक्ट इसको यार ऐसे कर लो, 1 2 कर लो, ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज। ये कर लेते हैं, इसका तो n1 होगा, इसका n2 होगा। इतना क्लियर हो गया ये बात? ठीक है जी। अब जब हम ये देख चुके हैं तो इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं। ये तो ऑलवेज वैलिड होगा, लेकिन ये क्यों कैसे हो जाएगा? अभी इस केस में ये आ जाएगा न्यू प्लस और इस केस में आ जाएगा न्यू माइनस। ठीक है, तो अगर बाइनरी सॉल्ट नहीं है, बाइनरी सॉल्ट, अदर देन बाइनरी सॉल्ट, अदर देन बाइनरी सॉल्ट, ठीक है, बाइनरी सॉल्ट क्या होगा? ये तुम्हारा रिलेशनशिप आ जाएगी। ये कोई सब्सक्रिप्ट में नहीं है, नंबर है। ठीक है, ये भी नंबर है पूरा। इसका अभी मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके जी। नाउ अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। एक सेकंड रुको, ये कुछ तो नहीं, एक सेकंड रुको, नहीं, इसको चेंज करना होगा तो मैं इसको, हाँ ठीक है, मैं ना इनको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको इसमें चेंज करना है ना, पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू 1, या यूँ समझो n फैक्टर इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू सी, ये सब नहीं लिख रहा यार, ये समझ जाओ, इसके लिए है, दिस विल बी इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी m सी n
प्लस, ठीक है, n1 प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी a n2 माइनस, ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, ये तो यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आ गया भाई, सिंपल सा। अच्छा, अब इसको डिवाइड किया है मतलब न्यू प्लस अपॉन n फैक्टर, ठीक है, इनटू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ c n1 प्लस, ठीक है, प्लस न्यू माइनस अपॉन n फैक्टर, ठीक है। ये सॉल्ट का n फैक्टर है, ध्यान रखना, इन का n फैक्टर नहीं है ये। क्लियर होगी बात? कहाँ गया ये n फैक्टर इनटू, इनका n फैक्टर तो ये हैं लैम्डा m इन्फिनिटी m a n2 माइनस, ठीक है, n2 माइनस। गॉट इट। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ये इस वैल्यू को यहाँ डाल दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n1 आ जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं यहाँ तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर, इससे सॉरी n फैक्टर की जगह ये रख दो क्योंकि दोनों इक्वल है ना, हम ये वाली वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा न्यू माइनस से न्यू माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन n2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी m a n2 माइनस। क्लियर होगी बात? अब तुमने देखा होगा कि ये क्या है, n फैक्टर ऑफ कटायन है, तो अगर मैं लैम्डा n इन्फिनिटी को उसके n फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू ऑफ a n2 माइनस, और ये हो जाएगा इक्वलेंट a नहीं c n1 प्लस, ठीक है। तो तुम देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये तो चेंज हो जाएगा सॉल्ट चेंज होने पे। अगर सॉल्ट चेंज हो गया तो ये इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, या यूँ कह लो ये जेनेरिक फार्मूला मान लो, ये जेनेरिक फार्मूला मान लो। अगर न्यू 1 इक्वल्स टू 1, न्यू प्लस 1 है और न्यू माइनस 1 है तो जो पिछला वाला फार्मूला था वही आ जाएगा। लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, ये दोनों केसेस में सेम रहेगा, ये दोनों केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेके थोड़ा सा और ईज आउट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम ये सब चीज़ें देख ही चुके हैं, ठीक है जी। इससे पहले हम वो फॉर्मूला लिख ही चुके हैं ना, या नहीं? ठीक है, गॉट इट। ठीक, तो एग्जाम्पल लेते हैं। इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है लेकिन गलती सिर्फ एप्लीकेशन में लगती है इसमें, इसलिए ज़्यादा प्रिकॉशियस होने की ज़रूरत है, कॉशियस होने की ज़रूरत है। NaCl के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसका Na प्लस Cl माइनस आएगा, है ना। तो इसके लिए n फैक्टर, अगर मैं n फैक्टर लिखूँ, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। अगर मैं MgCl2 की बात करूं तो इसमें Mg2 प्लस Cl माइनस ये आएगा, तो इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। मैं इसी तरह लिखते चले जा रहा हूँ, इनके n फैक्टर इनके नीचे। मान लो AlCl3 की बात करें तो ये कितना होगा, Al3 प्लस Cl माइनस, ठीक है, 3Cl माइनस, तो इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा। अच्छा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो इसका देखो टोटल कितना चार्ज है, +6, तो ये 6 होगा। ये कितना हो जाएगा, Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो इसका 3 है, इसका 2 है, ठीक है। इसी तरीके से Ca3PO4 होल थ्राइस, नहीं सॉरी होल ट्वाइस, तो ये क्या आ जाएगा, 3Ca प्लस 2 प्लस 2PO4 3 माइनस, तो इसका 3 है, इसका 2 है, उसका 6 रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेट कैसे करना है एन फैक्टर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना आ गया तो हो जाएगा। गॉट इट? तो जो मैंने 4 फॉर्मूले दिए हैं वो हमेशा ध्यान रहे। तो अब कैसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो जो
ये कोलरॉश का लॉ है, इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखो। मान लो NaCl की बात करते हैं, फॉर NaCl की अगर हम बात करें, ठीक है, फॉर NaCl। अब NaCl में क्या है, इसका नंबर भी 1 है और इसका n फैक्टर भी 1 है। तो इसमें अगर मैं लिखूँ न्यू प्लस इक्वल्स टू 1, न्यू माइनस इक्वल्स टू 1, n1 इक्वल्स टू 1 एंड n2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl, ठीक है, ये क्या आएगा, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na माइनस, Cl माइनस, ठीक है। ये क्लियर रहेगा, सिंपल था, कुछ है ही नहीं इसमें, गॉट इट, ओके। अच्छा, अब बात, मैं अभी सिर्फ m का लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें बोलो कि सर इक्विवेलेंट का भी लिखो तो तुम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक को फॉलो करते रहो और बस n फैक्टर्स को यूज़ करते हुए इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते रहना। चाहे तो तुम इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हो और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी m के लिए लिख रहा हूँ, फॉर लेट्स से MgSO4, MgSO4। अगर MgSO4 की हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यू प्लस है ये तो एक ही आएगा, इक्वल्स टू 1 हो गया। न्यू माइनस जो है ये कितना जाएगा, ये भी सारा एक ही आएगा, ओके जी। यहाँ पे n1 जो है वो 2 हो गया, n2 जो है वो भी 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा m, सेम यही चीज़ आ जाएगी, लैम्डा m इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें n फैक्टर का तो कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। MgSO4, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Ng2 प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। क्लियर हो गई बात, सिंपल इनफ। अच्छा, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, ये कैलकुलेट करना है मेरे को, MgSO4, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस और लैम्डा 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CSO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो मैं Ca3PO4 ट्वाइस में कर दूं, इसका करते हैं जरा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो V प्लस जो है वो 3 है, V माइनस जो है वो 2 है और N1 जो है वो 2 है और N2 जो है वो 3 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें लगा दूं, तुम्हारा लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ दिस सॉल्ट विल बी इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Ca, ठीक है, 3 इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इसके ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा ये इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर कितना है 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट Ca2 प्लस, मतलब m को इक्विवेलेंट के टर्म्स में या इक्विवेलेंट्स को यूज़ करते हुए m को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कितना है 3 है, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ PO4 3 माइनस। तो तुम देख रहे हो कि बस हमें एक इक्वेशन पता है, एक इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो पता है, उसके बाद हम सब तरीके से इसको चेंज करते रह सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ आई कैलकुलेट दिस इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको क्या करना है, ये 6 टाइम्स होगा ना, ये इसके 6 टाइम्स होगा, 6 से डिवाइड कर दो पूरा, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ Ca2 प्लस 1/3 लैम्डा PO4 3 माइनस, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि इसका n फैक्टर कहाँ गया, इसका n फैक्टर 2 है,
इसका एन फैक्टर 3 है। तो अगर हमें जेनरिक फार्मूला लिखना हो, इसका जेनरिक फार्मूला लिखना हो, तो हम हमेशा ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वलेंट लाइक LEC इन टर्म्स ऑफ दिस विल बी 1/n1 इसका इंटू लैम्डा इन्फिनिटी m, ठीक है, CN प्लस n1 प्लस 1/n2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ AN माइनस। ये एक फार्मूला है जो कि हम और लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला याद रखोगे, बाकी सब हो जाएंगे। ये वाला फार्मूला भी मैंने उसी से डिराइव किया है, कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं, बस ये कोई 2 क्वेश्चंस हैं, ये निपटा देते हैं, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वैसे टाइम क्या हो गया ऑलरेडी, 1:10 हो गया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं बेटा इसको। ठीक है जी, देखो भाई, इसमें दिया है लैम्डा इन्फिनिटी, अभी उसने m नहीं बताया, उसने बस बोला है कि NH4 का है, ठीक है, NH4 प्लस का। उसने दे दिया 200 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसको देखते क्या समझ में आना चाहिए, दैट दिस इज लैम्डा m, ठीक है। अच्छा, फिर लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al3 प्लस, ठीक है, ये कितना दिया है 300 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देन अगेन उसने मोल दे दिया, तो ये लैम्डा m इन्फिनिटी है। अच्छा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू, ठीक है, ये कितना दिया है उसने 125 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दे दिया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। क्लियर है। तो अब वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट पहला चीज़ तो उसने पूछा है कि लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ Al3 प्लस। तो सिंपल सी बात है, Al3 प्लस का एन फैक्टर कितना हुआ 3, ये क्या है लैम्डा m इन्फिनिटी है ना, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्लियर है। तो 300 को डिवाइड कर दो 3 से 100, ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारा सिंपल। ठीक, लेट्स टेक, और अब वो कह रहा है नेक्स्ट जो उसने कहा है, वो कहा है ये कैलकुलेट करो सेकंड, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, इसको कह रहा है, हाँ इसको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अच्छा, अब वो क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, मैंने क्या कहा, जब भी इक्विवेलेंट होगा ना तो कुछ नहीं करना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो और उनको ऐड कर दो। देखो, अगर तुम्हारे पास इसकी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो क्लियर है, यहाँ पे तो 125 आ गया, लेकिन ये कितना होगा, इसकी तो m दिए ना, इसके यहाँ पे मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज़ करनी पड़ेगी तो हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने भी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे 125 आएगा, ये कितना आ जाएगा 225 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अगर मैं तुमसे इसी पॉइंट पे पूछ लूँ, ये लैम्डा बड़ा वाला है, ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर मैं पूछ लूँ ये ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो सोचना ही नहीं है, जब ये है तो इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर तुम कर दोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल है। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, क्योंकि इसका 6 होता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 225 इंटू 6, ठीक है जी, ये आ जाएगा तुम्हारा। गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा अगर मान लो वो कहता कि इसका इनफैक्ट इसको ना अगर तुम्हें चेंज भी करना हो तो तुम देख सकते हो। देखो ये तुमने मैं ऐसे कैलकुलेट किया, कितना आया ये 225 का मतलब हुआ 450 इंटू 3 45 दिया 135 1350 आएगा ये, ठीक है। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। ये जो है लैम्डा इक्विवेलेंट है, इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना होगा लैम्डा m में, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस
ये कितना आएगा 2 × 125 = 250 आ जाएगा ये, हाँ है ना, 250 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा हमारे पास ये आ चुका है, हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो अगर मैं लैम्डा m Al2SO4 की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके कितने आते हैं 2 आएंगे, तो 2 × दिस 300 प्लस ये कितना है 3 आएंगे, 3 × 250, ठीक है, ये कितना हुआ 600 और ये कितना हो गया 750, कितना हो गया 1350। तो देखा तुमने दोनों फॉर्मूले से सेम आया, इससे भी 1350 आ रहा था, इससे भी 1350 आया। ठीक, तो किसी भी फॉर्मूले से करोगे तो यही आएगा, नो डाउट व्हाट्सोएवर। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है अगर मेरे को लैम्डा m इन्फिनिटी चाहिए है, लैम्डा m इन्फिनिटी चाहिए है NH4s होल ट्वाइस SO4 की, तो क्या करना है, इसका तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर मैं इसको m में करूं तो क्या आ जाता है 2 × दिस, ठीक है, तो इसको बस ऐड कर दो, ये कितने मिल रहे हैं 2, तो 2 × 200 प्लस इसका कितना है 1, तो प्लस 250, कितना आ गया 400 और 650, या फिर इसका इक्विवेलेंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? नहीं है, बस एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं। अगर इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NaCl अगर हमें दिया है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा m इन्फिनिटी Na प्लस Cl, सॉरी लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये आता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे K, चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको यहीं पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो भैया कमेंट्स में लिखो, मुझे पिंग करो, जैसे भी चाहे कॉन्टैक्ट मी, और तो मैं आई विल बी एबल टू टेल यू दी आंसर्स। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।